ठीक है, तो लास्ट जहां तक हम लोग डिस्कस किए थे वहीं से हमें कंटिन्यू आगे करेंगे। लास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसको Cl2 से रिएक्ट करा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ फोटोन, तो ये आपको एक प्रोडक्ट देता है CH3 CH2 Cl, करेक्ट था, और साथ में Cl। इसमें फोटोन को देख के यू कैन डिसाइड दैट इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, करेक्ट है, और ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह पे जा रहा है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इसमें चल रहा है, सही है। अब यहाँ पे देखो चीजों को इस तरह से क्राफ्ट किया गया, थोड़ा आगे बढ़ाया गया कि पूरा मैकेनिज्म 3 स्टेप पे होता है। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में बोला जाता है कि हाँ आपके पास जो है वो फ्री रेडिकल स्टार्टिंग स्टेप में बनता है। सेकेंड स्टेप इज प्रोपगेशन एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। प्रोपगेशन में क्या था, फ्री रेडिकल का अटैक होता था और उसके बाद है ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था, और लास्ट स्टेप टर्मिनेशन क्या था, रिएक्शन का खत्म होना, एंड ऑफ द रिएक्शन, क्लियर है। अब यहाँ देखो मैकेनिज्म तो आप कर चुके हैं, उसमें भी हम आपको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे, जिसमें हम अभी शॉर्टकट में आपके सामने 2-3 चीज लिख देते हैं। वैसे बहुत कुछ है, बार-बार बोल रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो हम लिखे हैं उसको अभी पहले करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखें ना कि 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले निकलता है, उससे कम 3 डिग्री 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। 3 डिग्री इसलिए सबसे पहले निकल जाता है क्योंकि 3 डिग्री के निकलने से 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है व्हिच इज क्वाइट मोर स्टेबल, करेक्ट, उससे कम। और इसके बाद आपके सामने था रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन का रिएक्टिविटी था, हैलोजन की रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा फ्लोरीन था, उससे कम Cl2 था, उससे कम Br2 था, उससे कम I2 था। F2 Cl2 Br2 और I2 ये चीज था। अच्छा सोच के बताओ इसमें फ्लोरीन हम लोग रिएक्शन में क्यों नहीं लेते, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, उसको रिएक्शन में कंट्रोल करना मुश्किल था, सही है ना। और आयोडीन के साथ हम लोग का एक स्पेशल केस लगा हुआ था ना, आयोडीन के केस में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेना पड़ता है क्योंकि उसमें जो HI बनता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तुम क्या लेते हो, कॉपी पे देखोगे तो मिल जाएगा HiO3 या HNO3, ये दो चीज में से हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ तक कर रहे हैं। अब यहाँ देखो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी क्लोरीन का ज्यादा। देखना यहाँ से थोड़ा तेज है ना, ज्यादा अच्छा हो जाता है। रिएक्टिविटी क्लोरीन का ज्यादा है ब्रोमीन से, रिएक्टिविटी क्लोरीन का ज्यादा है ब्रोमीन से। लेकिन अगर कोई सेलेक्टिविटी का बात करें फॉर 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो याद रखना ब्रोमीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से। सर इसका मतलब बताइए, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे क्लोरीन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने का चांस है और ब्रोमीन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने का चांस है, तो तेजी से रिएक्ट करेगा क्लोरीन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल के ऊपर 3 डिग्री हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा ब्रोमीन। सर क्या बोलना चाह रहे, जरा गौर करना, यहाँ एक एग्जांपल पे जरा गौर। मान लो इस मॉलिक्यूल के अंदर CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ पे H है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, बाकी सब 1 डिग्री, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, बाकी सब 1 डिग्री। अगर आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, तो दो तरह का आपका हाइड्रोजन हट सकता है और दो तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। एक प्रोडक्ट में इन तीनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दो, चलो यहाँ लगा, ये H ऐसे ही रहा, और दूसरा
के क्लोरीन लगा दो। देख लो दोनों को अच्छे से, बोलो ठीक है। अब यही रिएक्शन आप ब्रोमीन के केस में कराएं, Br2 in presence of H2, एकदम सेम तरीके से CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH2 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ CH3 ये H ऐसे ही रहेगा और अगले केस में CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और Br यहाँ जाएगा। अच्छे से देखिए, दोनों चीज को समझने का कोशिश कीजिए जो दिखा रहे हैं। देखिए ये तीनों कार्बन एक जैसा है, चाहे आप यहाँ क्लोरीन लगाइए, यहाँ क्लोरीन लगाइए या यहाँ लगाइए, आंसर एक ही होगा। तो आप लोग एक जगह लगाते और यहाँ हाइड्रोजन हटा के अगर क्लोरीन लगाइएगा तो एक अलग आंसर आएगा। तो दो प्रोडक्ट ऊपर वैसा ही दो प्रोडक्ट नीचे। लेकिन अगर ब्रोमीन और क्लोरीन में हम पूछे कि बताओ ये रिएक्शन किस केस में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो याद रखना क्लोरीन वाले केस में जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि क्लोरीन फास्ट रिएक्ट करता है। हो सकता है क्लोरीन वाले केस में 15 मिनट में रिएक्शन हो जाए, नीचे वाले को 2 घंटा लगेगा। तो रिएक्शन फास्ट, रिएक्टिविटी फास्ट किसका है? क्लोरीन का। लेकिन अब देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने में ब्रोमीन जितना कैपेबल है 99.9% यही आंसर यही बनेगा और ये केवल लगभग 0.1% बनेगा। जबकि इस केस में ये नियर अबाउट, इस केस में हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम दिमाग में कर लेते हैं, लगभग आपका 35% ये बनेगा, तो लगभग 65% ये बनेगा। ठीक है, वो कैसे लेके हाँ, तो ये समझ गए। तो ये ऐसा है और इस केस में देखो यहाँ भी 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा है, क्लोरीन लगा, यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन लगा, ब्रोमीन लगा। बात समझ गए? ठीक है, लेकिन इसका सेलेक्टिविटी 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए सेलेक्टिविटी ब्रोमीन का मच हायर कंपैरेटिव टू क्लोरीन। अभी ये दोनों का मतलब समझ में आया? रिएक्टिविटी किसका फास्ट? क्लोरीन का। सेलेक्टिविटी किसका ज्यादा? ब्रोमीन। तो ये चीज ठीक है ऐसा। अब यहाँ पे जो भी आप सीखे हैं इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और तय रखना कि आइसोमेरिज्म और ये टॉपिक मिला के क्वेश्चन रहेगा और उसका नाम है नंबर ऑफ मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। देखिए ऊपर वाला टॉपिक आप छोड़ दीजिए, उसको मत पढ़िए, ठीक है। नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितना? तो इस केस में याद रखना इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ carbon with at least one hydrogen। सर क्या लिखते हैं? इसका नहीं समझाने के लिए पूरा एक बोर्ड का जरूरत है, लेकिन अभी हम ये लिखे हैं जो आप पढ़ रहे हैं वो नहीं लिखे, एकदम तय है जो आप पढ़ रहे हैं वो नहीं लिखे। आप सोच रहे होंगे कि ये डिग्री लिखा हुआ है, कि डिग्री नहीं लिखा। बोला गया क्या कि जितना अलग अलग तरह का कार्बन आएगा उसको आपको लेके चलना है। जितना अलग अलग तरह का कार्बन आएगा जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो उसको काम करना है। अलग अलग तरह का कार्बन, इसमें डिग्री कहीं नहीं बोला, ठीक है, डिग्री कहीं नहीं बोला गया। जैसे यहाँ क्या ये तीनों एक तरह का कार्बन है? एक तरह का कार्बन मतलब हर तरीके से आइडेंटिकल होना चाहिए, उसका पोजीशन, उसका डिग्री, उसका हर तरीके से आइडेंटिकल होना चाहिए। तो क्या ये तीनों एक जैसा है? तो यहाँ 2 तरह का कार्बन है, एक तरह का एक डिफरेंट, इसलिए 2 प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत बार ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा कि कोई मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, तो उसके लिए आपको इस लाइन को यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करते हो हम दिखाएंगे, नोट करो।
होगा तुम्हारे पास मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट। इसे तय रखिएगा ना, मोनोक्लोरिनेशन वाला प्रोडक्ट का नंबर तुमसे हमेशा पूछा जाएगा, और अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करना होगा तो आइसोमेरिज्म से जोड़ देगा। आइसोमेरिज्म एक से एक क्वेश्चन बनता है। अभी हम आपसे एक फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे पूछ लेते हैं कि अगर यहाँ मोनोक्लोरिनेशन करेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो क्या यहाँ 4 प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। उस समय तुमको कायरल सेंटर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन के लेवल पे होता है, एग्जामिनेशन के लेवल पे होता है कि आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाए। आपसे अगर मान लीजिए नीट में जेईई मेंस में पूछेगा तो वो बेसिकली स्टीरियो और केमिस्ट्री को टच नहीं करता, लेकिन जब आप एडवांस का क्वेश्चन चाहते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री टच करता है। अभी देखो यहाँ पे तुम सीएल डाल दो, यहाँ सीएल डाल दो तो ये कायरल सेंटर नहीं बना, लेकिन यहाँ सीएल डालो नहीं बने, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम। जब यहाँ सीएल डालोगे बनेगा कायरल सेंटर, 1 2 3 हाइड्रोजन आ जाए तो वो 2 प्रोडक्ट क्रिएट कर देगा एनहांसोमर। तो ऐसे चीजें सोचनी पड़ जाती है। अगर वहां वर्ड लिख दिया इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेर्स तो आपको ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेटर के दिमाग पे डिपेंड करता है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम में बैठे हैं और वो चाहता है कि नहीं कि तुमसे बने कि नहीं। अगर वो चाह लिया कि तुमसे नहीं बने, जब तुमको किसी क्वेश्चन में दिखाई दे स्टीरियो केमिस्ट्री तो मेंटली तैयार रहना कि क्वेश्चन सेटर चाहता है तुमसे नहीं बने। हम बोल देते क्योंकि वो बेसिकली है ना 50% स्टूडेंट उससे अनटच रहता है। जो टच में भी रहता है वो कितना उसको कमांड में रखा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप पढ़े हैं तो आप समझते हैं उसका मतलब। ठीक है, तो चलिए ये था हम लोगों का पहला हैलोजिनेशन। जब आप एल्केन का हैलोजिनेशन करते हैं, जब आप एल्केन को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ फोटोन, तो उस केस में हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन आता है। उसमें रिलेटेड जितना पॉइंट्स था एक एक करके आपको बताया गया। दिस इज द वेरी गुड। अब बहुत सारा छोटा छोटा रिएक्शन, अब इतना बड़ा कोई रिएक्शन है नहीं। सेकंड में इसी तरह से आता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। अब एकदम छोटा छोटा केवल रिएक्शन जैसा है, अब कुछ बड़ा कुछ है ही नहीं। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, दिस इज अगेन फॉलो द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, मान लीजिए आपके पास कोई भी एल्केन है, जब आप उसको HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं either in presence of concentrated H2SO4 or not, but हीट रहेगा। अच्छा, तुमको कैसे पता चला ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है? हीट से पता चला कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो होता क्या है कि OH यहाँ का H को लेके हट जाता है और नाइट्रो ग्रुप इसमें इसके साथ चला जाता है, R बॉन्ड NO, साथ में वाटर अलग H2। वही मैकेनिज्म है जो आप क्लोरीनेशन में पढ़े, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। यहाँ लिखते क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जो आप हैलोजिनेशन में पढ़े वही चीज यहाँ पे लाना। इसी तरह थर्ड भी आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का सल्फोनेशन, सेम कॉन्सेप्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखो इसमें क्या है, ये हमारे पास RH है, इसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दीजिए, आपके पास बन जाता है R बॉन्ड SO3H और साथ में वाटर, R बॉन्ड SO3H। अच्छा देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, रेडिकल बनाना है। हम आपको रेडिकल बनाने के लिए है ना यहाँ पे दिखाते हैं, जरा गौर करना। HO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए? तो देखो होता क्या है, ये बॉन्ड टूटता है, ये HO डॉट H के साथ मिलके वाटर, और ये NO2 इसके साथ मिलके RNO, इसको आप नाइट्रो एल्केन कहते हैं। नाम है नाइट्रो एल्केन। आवाज आ रही है उधर? हाँ, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन। ठीक है, देखने में दिक्कत कोई बात नहीं।
नाइट्रो एल्केन, ठीक है। अब इसमें देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, S डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और फिर डबल बॉन्ड O। अच्छा इस बॉन्ड को तोड़ लीजिए, क्या बोलते हो बनेगा HO डॉट H मिल के वाटर और बन गया SO3H, ये इसके साथ जुड़ा, तो इससे आपको बनता है अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड। हाँ क्या बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात हिट, क्योंकि हिट नहीं जाएगा तो रेडिकल नहीं रहेगा, ठीक है। रेडिकल बनाने के लिए हिट का जरूरत होना जरूरी है। तो एकदम छोटा छोटा रिएक्शन है, जो आप अभी मैकेनिज्म पढ़ती है उसके ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये था सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, ये दोनों तीनों में, तीनों मतलब कौन, पिछला हाइड्रोजनेशन और नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये तीनों है ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगला देखो फोर्थ इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन सुनना ध्यान से, इसमें जब आप किसी भी एल्केन को जिसमें कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, मतलब जो आप नियम पढ़ने जा रहे हैं, जो आप केमिकल प्रॉपर्टी का रिएक्शन देखने जा रहे हैं, क्या वो प्रोपेन पे काम करेगा? ऐसा पर्टिकुलर एल्केन जिसमें कम से कम 4 कार्बन हो, जब आप उसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं नियर अबाउट 573 केल्विन टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर। अच्छा आपको एक चीज हम बताते हैं, आप देखिएगा ये सब है ना आपको समझने में मदद करेगा। एल्केन का सब रिएक्शन लगभग हाई टेंपरेचर पे होने वाला रिएक्शन, बताओ कारण। एल्केन का लगभग सब रिएक्शन हाई टेंपरेचर पे होने वाला रिएक्शन, ऐसा कारण बताओ। क्योंकि इसका रिएक्टिविटी कम, अगर इसका रिएक्टिविटी कम है तो ये रिएक्शन तभी करेगा जब इसका पुराना बॉन्ड आप तोड़ने के लिए टेंपरेचर अपने से नहीं टूटना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो अल्काइल हैलाइड आप जब पढ़ेंगे, R के साथ X होगा, तो X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो X पे माइनस होगा, R पे प्लस होगा, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ वैसा है नहीं, तो यहाँ आपको टेम्परेचर बढ़ा के पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, तब जाके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए एल्केन का बेसिक रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे चलता है, ठीक है। तो आइसोमेराइजेशन क्या है? अगर हमारे पास एक ऐसा एल्केन है जिसमें 4 या 4 से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसको अगर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट कराए एट हाई टेम्परेचर, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग चेन आइसोमर में बदल जाता है। क्या बोले? चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर को जानते हो, ठीक है। 4 कार्बन का चेन पहले था, तो उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट लिखना होगा जिसमें 3 कार्बन का चेन है। मान लो रिएक्टेंट साइड में 5 कार्बन का चेन है, तो आपको प्रोडक्ट साइड में ऐसा कार्बन का चेन मतलब प्रोडक्ट लिखना होगा जिसमें या तो 4 कार्बन का चेन हो या फिर 3 कार्बन का, 5 नहीं होना चाहिए। तो चेन आइसोमर का फॉर्मेशन होता है, तो आइसोमेराइजेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ तक नोट करो, इसमें स्टेटमेंट लिखाएंगे फिर एग्जाम। हो गया? अच्छा ठीक है, जगह छोड़ नोट कर लेंगे। लिखो नीचे आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन में लिखो। उधर आवाज आ रही है? ठीक, लिखो। when alkane having 4 or more number of carbons, having 4 or more number of carbons is heated in presence of anhydrous AlCl3
in presence of anhydrous AlCl3, aluminum chloride, AlCl3, then corresponding chain isomer will form. Then corresponding chain isomer will form. Chain isomer will form. तो उस केस में चेन आइसोमर बन जाता है। चलो देखिए एग्जांपल्स देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3, इसको आप रिएक्ट करा दिए हैं एनहाइड्रस AlCl3 से इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लगभग 673 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, ठीक है। आप हीट दे दीजिए, काम करिए। ये 4 कार्बन का चेन था ना, तो अगला जो आप प्रोडक्ट लिखेंगे ना उसमें 3 कार्बन का चेन होना चाहिए। बोलो सही है? चेन आइसोमर 4 से 3। अभी आवाज आ रही है? अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो हम लोग के पास है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। बोलो हाउ मेनी कार्बन इन मेन चेन? सर आप हेडफोन लगा के बोलिए ना, आवाज कब आता है। ये डिस्चार्ज हो गया इसलिए बोले ऐसे गिर गया। CH3, CH2, 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 CH3, 5 कार्बन। इस 5 कार्बन को अगर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इस 5 कार्बन के प्रोडक्ट को, सॉरी रिएक्टेंट को अगर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये अपने आप को 4 कार्बन का प्रोडक्ट या 3 कार्बन जो मेन चेन में होगा उससे प्रोडक्ट में बदल सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ एक पॉसिबिलिटी है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 का साथ में CH3, और एक पॉसिबिलिटी है जहां 3 कार्बन का ही मेन चेन हो। फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन 3 कार्बन का मेन चेन। बोलो समझा? तो ये दो तरह का पॉसिबिलिटी है जो यहाँ प्रोडक्ट बन सकता है। क्लियर है? नोट करो इसको अच्छे से।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो देखो ये था तुम्हारे पास, जब भी इस तरह का कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन रहेगा ना, तुमको ये देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर कनेक्टेड। कम से कम 4 कार्बन या उससे ऊपर कार्बन चाहिए, तभी आप है ना, तभी आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास एरोमेटाइजेशन। देखो अगला एरोमेटाइजेशन, फोर्थ है ना चैप्टर ये। एरोमेटाइजेशन इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बेसिकली आप मान के चलो बेंजीन में बनेगा। देखो पहले सच चीज समझो, तुम्हारे पास कम से कम इस फेनोमेनन या इस रिएक्शन के होने के लिए 6 कार्बन चाहिए। ये 6 कार्बन, इसका नाम सीधा हेक्सेन है। ये बस हम थोड़ा गोल करके लिख दिए क्योंकि गोल करके हिसाब किताब अच्छा बैठता है। ये है क्या? हेक्सेन। जब आप इस हेक्सेन को रिएक्ट कराते हैं CrO3 के साथ या फिर Al2O3 के साथ, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के साथ, at temperature about 773 केल्विन, फिर से at टेम्परेचर। तो देखो होता क्या, ये दोनों एक एक हाइड्रोजन रिलीज करता है और पहले इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो क्या हम लोगों के पास CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 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 और ये बॉन्ड आएगा, नाम बोलो उसका, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन बनता है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में भी अगर टेम्परेचर इसी तरह से मेंटेन है तो ये 3 H2 मॉलिक्यूल का लॉस करेगा। ये 3 H2 मॉलिक्यूल का लॉस करेगा, ये 3 H2 मॉलिक्यूल का लॉस करेगा। इन दोनों से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड, इन दोनों से एक हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, इन दोनों से एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और आपके पास बनेगा CH 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 CH। क्या आप बोल सकते हैं कि दिस इज बेंजीन? अब देखिए यहाँ पे 2-3 क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए जो आपसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पे खुद से ही 3 हाइड्रोजन लॉस किया? एक तो उसके पीछे का कारण है बड़ा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और दूसरा आप एरोमेटिसिटी जब पढ़ रहे थे उस समय आपको बोला गया था कि अगर मॉलिक्यूल कोई भी हालात में अपने आप को एरोमेटिक कर सकता है तो करेगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लॉस करके मॉलिक्यूल अपने आप को एरोमेटिक बना सकता है, क्योंकि एरोमेटिक होने से उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तो 3 मॉलिक्यूल लॉस करेगा और अपने आप को बेंजीन में कन्वर्ट करेगा। तो अगर साइक्लोहेक्सेन है तो बेंजीन, और देखो साइक्लोहेक्सेन का एक स्टेप आगे, इसको आप है ना हेप्टेन कहते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 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 CH3, दिस इज हेप्टेन, ओके। 7 कार्बन हेप्टेन। अपने से सोचिए अगर ये पूरा का पूरा कंडीशन अप्लाई कर दे तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसको आप कहते हैं टॉल्विन। CH3 ऊपर रहेगा और बाकी 6 मिलके अपना रिंग बना देगा, जैसा कि आप पहले पढ़े। सर इसको कैसे पता चला कि एक CH3 को बाहर रखना है बाकी सबको रिंग बनाना है? इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात समझ? उसको पता है कि 6 का ही रिंग में है ना एरोमेटिसिटी आएगा। बात समझे? उसको पता है कि 6 के रिंग में एरोमेटिसिटी आएगा, साथ में नहीं आएगा, इसलिए वो 6 का ही रिंग बनाएगा क्योंकि उससे उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है।
इसको कहते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर एग्जांपल लिखिएगा, या एग्जांपल लिखिए फिर बाद में डेफिनेशन लिख लीजिए, जो करना है लिखिए जरा। when alkane having 6 or more number of carbons, when alkane having 6 or more number of carbons are strongly heated in presence of CrO3 or Al2O3 or B2O5, vanadium pentoxide, B2O5 at temperature about 773 Kelvin, 3 Kelvin, then it gives cyclohexane, which on further loss of 3 H2 molecules, which on further loss of 3 H2 molecules, it gives aromatic compound benzene, aromatic compound benzene. ठीक है, नोट करो एग्जांपल। हाँ, वैनेडियम पेंटॉक्साइड बोले। एक्चुअली आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे B2O5 is also present, can be present, okay? B2O5 वो भी रह सकता है। वैनेडियम है B2। तुम लोग ग्रुप में यही सब करता है, जो ग्रुप में होता है ना बकवास हम देखते हैं। अगर आदमी मतलब मान लो अगर थोड़ा काम काजी है तो थोड़ा बिजी रहते हैं, नहीं तो दिन निकल जाएगा खाली उसको ऐसे देखते रहो, कुछ नहीं करना है, खाली देखते रहो। एगो कुछ बोल देगा उसके ऊपर बस बोला तुम लोगों को ऐड कर देना, बहुत मजा अरे तुमको अभी लग रहा है तुम ऐड हो जाएगा तो बोलेगा सर हमको रिमूव मत कीजिए, कुछ भी छोटा सा है ना कर दो। हाँ, कुछ भी बोल दो, तुम बोल दो मेरे घर में चूहा नहीं, अब फिर देखो कभी कभी तो हम देखते हैं 250 225 का कल रिकॉर्ड ना 1000। अच्छा, इतना लाता कहाँ से टाइम, मतलब क्वेश्चन का नहीं ऐसे मत सब। अच्छा, जब तक आप देखिएगा नहीं, अच्छा हम जब देखें तो हम रिप्लाई दे भाई मैसेज बंद काम, ठीक। अब आप देख रहे हैं, देखो होता क्या है ना,
भेज दिया मैसेज। अब जा तू बोल तुम पहले। हाँ क्या बोले? हाँ लो ठीक है। अब सब बैठा तुम खाली कुछ भेज दो बस के बाद देखो कल का घटना कल आप बोले स्टॉप मैसेजिंग उसको 5 को मैसेज चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहलाता है हम लोग का एरोमेटाइजेशन। ये था एरोमेटाइजेशन। अभी देखो ध्यान से एरोमेटाइजेशन के बाद अगला कितना नंबर था? 5। आगे है कंबशन। हाइड्रोकार्बन को जब तुम जलाते हो तो क्या बनता है बोलो? कंप्लीट कंबशन। बिल्कुल भाई कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप कंबशन वर्ड से मेंशन कर रहे हैं ना तो याद रखिएगा उसमें ना ओवरऑल CO2 और H2 ही बनता है, H2O ही बनता है, लेकिन इसको कंट्रोल कंबशन भी होता है वो आगे का। अभी देखो सबसे पहला कंप्लीट कंबशन। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न कर दिए तो आपको CO2 और H2O मिलता है। ठीक है, कार्बन है बैलेंस करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ा बात नहीं। अगर हमारे पास है सपोज हम लोगों के पास है C2H6, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाओगे फिर से आपको CO2 और H2O ही मिलेगा। हाँ हाइड्रोजन बैलेंस करना है यहाँ 3 लग गया। अभी देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, कार्बन के लिए यहाँ 2 लग गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और 3 7, यहाँ 7/2 कर दो। हाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना जो। तो देखो इसमें आप ज्यादा टाइम देने से अच्छा है दूसरा रिएक्शन पे। कोई भी अगर एल्केन है जिसका कंप्लीट कंबशन आप करते हैं तो CO2 और H2O बनता है, लेकिन एक होता है पार्शियल कंबशन या इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सुनना इसमें अगला सुनना, पार्शियल कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो अलग अलग होगा, डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एल्केन। कहना क्या चाहते हैं इसमें ABC करके सीधा आपको याद रखना होगा। अगर आप मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं in presence of copper at temperature about 523 Kelvin, pressure 100 atm approx, तो वैसे केस में यू नो दैट कि मिथाइल अल्कोहल विल फॉर्म CH2 एकदम सीधा याद। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म है ना, जनरल मैकेनिज्म को फॉलो अप नहीं करता। आप इसको जनरल भाषा में ऐसे बोले कि जलने का मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म है, तो ये जनरल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। ठीक है, आगे जब आप आइएगा तो हम आपको जोलिसिस इन सब का मैकेनिज्म बताएंगे, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन, लेकिन उन सब का एक ऑथेंटिक और सही सही मैकेनिज्म चलता है तो आपको सिखाया जाएगा इसमें। बी देखिए, अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड क्या होता है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, कहीं कहीं MOO2 भी लिखा रहेगा, तो वैसे केस में बनता है फॉर्मेल्डिहाइड H बॉन्ड CHO, फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नाम फॉर्मेल्डिहाइड। वैसे अगर यूपेक नाम बोलोगे तो मिथेनल, ये क्या था भाई मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल, करेक्ट। ये क्या है मिथेनल, मिथेनल। वैसे कॉमन नेम एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम इसका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, करेक्ट। अब देखो बी के बाद सी देखो, सी में है अगर आपके पास है इथेन और आप इसको रिएक्ट कराते हैं मैग्नीज डाई एसीटेट के
साथ मैग्नीज डाई एसीटेट, इसका नाम याद रहेगा, मैग्नीज डाई एसीटेट, बोलो याद रहेगा। 2 मिनट मेरे बात को ध्यान से। आप लोग 11 का पीरियोडिसिटी जब पढ़े थे तो उस समय वैलेंसी ये सब याद है आपको? मैग्नीज का वैलेंसी होता है जो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +2। वहां देखो तो मैग्नीज है ना 3D सीरीज का मेंबर है। 3D सीरीज समझ में आता है? पीरियोडिक टेबल पे 3D सीरीज समझ में आता है? जो डी ब्लॉक है ना उसका पहला वाला 3D सीरीज कहलाता है। नहीं, वो 4F 3D सीरीज मतलब डी ब्लॉक को गौर से देखिए। पहला डी ब्लॉक में जो सीरीज दिखाई दे रहा है, जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, समझ में आया? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वो जो दिख रहा है आपको वो 3D सीरीज कहलाता है। समझ में आ रहा? उसके नीचे वाला देखो, वाइटिटियम से लेके कहां तक है? हैफनियम, ठीक है ना? वाइटिटियम से लेके हैफनियम, एचएफ है ना? नहीं सीडी है, सीडी, ठीक है। कैडमियम, वाइटिटियम से लेके कैडमियम तक वो 4D सीरीज कहलाता है। उसके नीचे वाला हैफनियम से लेके कहां तक है? मर्क्यूरी, HF से लेके Ag तक, वो कहलाता है 5D सीरीज। तो ये पूरा डी ब्लॉक। तो 3D सीरीज जो है, 3D सीरीज उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। इसलिए देखना बहुत सारा मेंबर है ना +2 में रहता है। जैसे आयरन भी देखो +2 में रहता है, निकल भी +2 में रहता है, कॉपर भी +2 में रहता है, मैग्नीज भी +2 में रहता है, ये सब +2 वाला, ठीक है। तो ये उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम ये नहीं बोल रहे केवल यही है, हम बोल रहे ये भी एक है। तो मैग्नीज वही का है, मैग्नीज में +2। एसीटेट आयन आप समझ रहे? एसीटेट आयन, एसीटेट आयन का मतलब है CH3COO-। अरे भाई इस पे +2 तो ये दो को एसीटेट जुड़ेगा तब ना होगा मैग्नीज डाई एसीटेट। एसीटेट को लिखने का एक और तरीका है, सुन लो। Mn एसीटेट को लिखने का AC भी लिखा रहता है बहुत जगह। एसीटेट आयन, एसीटेट आयन क्या बोल रहे हैं? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन का मतलब हो गया CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-, इसको कहते हैं एसीटेट आयन, ठीक है। अब चलिए काम पे आते हैं। जब आप इथेन को इस तरह से मैग्नीज डाई एसीटेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास बनता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तीनों जगह गौर करो, तीनों जगह गौर करो। अच्छा यहाँ ऑक्सीजन लिखना भूल गए, प्लस ऑक्सीजन। तीनों जगह गौर करो एक चीज, यहाँ देखो एल्केन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन कैटलिस्ट है कॉपर तो अल्कोहल बना। यहाँ देखो एल्केन ऑक्सीजन, कैटलिस्ट है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड तो एल्डिहाइड बना। एल्केन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ कैटलिस्ट है मैग्नीशियम डाई एसीटेट, मैग्नीज डाई एसीटेट तो ओइक एसिड बना। ऐसा रिएक्शन आपके लिए खतरनाक है और इसी को आपको याद, और वो भी किस चीज को याद करना पड़ता है? उसका कैटलिस्ट, क्योंकि वही प्रोडक्ट बदलता है। इसका डी देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा एल्केन है जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन मौजूद है, कैसा? 3 डिग्री, तभी ये KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड H, मतलब एल्केन विद 3 डिग्री हाइड्रोजन, एल्केन विद 3 डिग्री हाइड्रोजन। तब जब आप इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट कराइएगा तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन हट के उसके जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ये अल्कोहल बन, सुन लो, ये सब रिएक्शंस आपको अच्छे से याद करना चाहिए। जब आप मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं कॉपर कैटलिस्ट में तो मिथाइल अल्कोहल, मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन में कराते हैं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड से तो मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड, इथेन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं मैग्नीज डाई एसीटेट में तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, दोनों नाम उसका। अगर आपके पास एक ऐसा एल्केन है जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है, उसको रिएक्शन अगर आप करा दिए KMnO4 के साथ तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हटता है, उसके जगह पे OH आ जाता है, अल्कोहल बनता है। सर अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। मान लीजिए ये H नहीं रहता, यहाँ भी एक CH3 लगा दीजिए,
रिएक्शन नहीं। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है तभी 3 डिग्री हाइड्रोजन हट के उसकी जगह पे OH आएगा। क्लियर है? नोट करो। उधर समझ में आया सब कुछ? आवाज आ रही है? सब क्लियर? ठीक। कितना रिएक्शन याद कर लिए? स्टार्ट किए? हम लोग को याद करने के लिए भी कुछ अलग से काम करना होगा। क्या लेना? क्या करना? कुछ करना चाहिए। सुबह से आया हो? सुबह से आया हो? चलिए एक रिएक्शन और बचा है या 2 रिएक्शन मान लो, उसको खत्म कर दे, एल्केन खत्म हो जाएगा अगले दिन से 3। सर आप क्लास से लगवा सकते हैं जिसमें आप सारे रिएक्शन पूछेंगे। सर एकदम ना लगा दीजिए सर, मजा आ याद करने नहीं तो खाली हमसे बात कराएगा, बोलिए अगर नहीं बताइएगा तो हम क्या पहला सर स्टिक से सर पेट तो जो नहीं बताएगा सर उसको हाथ पे पिटाएगा। हाँ सर हम पिटाई खा लेंगे खतरा मेरे ऊपर। मान लो एक स्टिक मारे गए तभी खराब हो गया, आप उठा के चलाएंगे ना ऐसा कुछ नहीं। मेरे इससे एक कहानी बताइए। सुनो कहानी सुन लो। लगभग हमको लगता है 2018-19 का 18 एक स्टूडेंट थी, वो एक्चुअली है ना उन लोग का बड़ा भाई लोग मेरे पास पढ़ के गया था। हाँ 18 से हमको लगा उससे पहले। तो उन लोगों को है ना, उन लोग जहानाबाद में रहता था, जहानाबाद से रजनीश भैया लोग हैं, उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में तो लोग आके पढ़ रहा था ये धंधा। ठीक है, तो एक बच्ची थी ऐसी, हाँ उम्र बना के नहीं आई, हम खाली उसकी तरफ बढ़े थे पता। हाँ बेहोश है हमको खुद है ना, हमको खुद उसको उठा के ले जाके ऑफिस में बैठा ठीक है, पानी चीजें। उसके बाद देखो ठीक है वैसा हुआ, फिर उसके फैमिली से कोई दिक्कत नहीं, उसके फैमिली हमको बहुत पहले से जानते, रजनीश के कारण को बहुत पहले। फिर उसके बाद 4-5 महीने के बाद उसका एक एक्सीडेंट हुआ। उस समय वो लोग सब जहानाबाद में रहता था, वो लोग नहीं रहती थी हॉस्टल में रह के, कहीं गर्ल्स हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे। तो नहीं होता है सुबह से शाम तक फिर हमको उसके साथ लगे रहना, इसके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो इस तरीका होता है, इसलिए हम तो लोग से वो लोग को 2-4 गुरु है ना सर आप। हाँ गुरु तो है, लेकिन प्रसाद थोड़ा ज्यादा हार्ड प्रसाद चलो एक रिएक्शन तो कर्म कर लेते हैं। नाम है पाइरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। हम पूछेंगे और हम उसी का बात ही कर रहे थे। हम ये ग्रुप है पाइरोलिसिस।
जब आप हीट का मदद लेंगे ना, ऑब्वियसली पूरे एल्केन में आप देख ही रहे हैं कि हीट 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 चल रहा है, या हीट से भी सुपर हीट बात करना, मतलब इतना गर्म करना पड़ेगा कि बीच से टूट जाए, इतना गर्म करना पड़ेगा कि बीच से बॉन्ड टूट जाए, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाए। क्लियर है? उसको कहते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब क्या है? हीट की मदद से कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ के नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। जब भी आप एल्केन का देखिएगा, एल्केन का अगर आप पायरोलिसिस करते हैं, याद रखिए आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एल्केन प्लस एल्केन प्लस हाइड्रोजन, एल्केन प्लस एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, या फिर आपको मिल सकता है एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, समथिंग लाइक दैट। और एक बात सुनो, इतना पढ़ाने के बाद बता रहे नहीं तो तुम लोग पढ़ता है, एल्केन में केवल एक दो जगह ऐसा है जहां ऑथेंटिक आंसर आता है। एक आपका हैलोजिनेशन, इसलिए उसका क्वेश्चन आप तय रखिए, हम बोल भी चुके आता है, और दूसरा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। बाकी आप कहीं भी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कारण ज्यादा हीट जब किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो वहां एक प्रोडक्ट बनना मुश्किल है। ज्यादा हीट रहेगा ना तो बॉन्ड टूटते रहता अपने आप, तो वैसा रिएक्शन ज्यादा यूजफुल नहीं होता। कारण है कि एक यील्ड नहीं मिलता एक ही तरह का। देखो, ऑर्गेनिक समझने का एक अलग बात होता है और रट लेने का अलग बात। हम क्या बोले, जब आप एल्केन का पढ़ाई करेंगे तो एल्केन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब अच्छे से पढ़िए। कारण क्या है? अच्छा, उसका भी कारण क्या है कि सर क्यों मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से पढ़े? क्योंकि उसमें तुमको एल्कीन से भी बनाया गया है, एल्काइन से भी बनाया गया है, एल्डिहाइड से भी बनाया गया है, कीटोन से भी बनाया गया है, तो हर रिएक्शन अलग है। लेकिन जो उसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में केवल दो ही इंपॉर्टेंट, एक हैलोजिनेशन और दूसरा है आपके पास एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्योंकि बाकी सब में ज्यादा हीट इन्वॉल्व हो जाने से नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, तो उसका यील्ड इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाया गया है तो आप क्वेश्चंस याद रखिएगा। एरोमेटाइजेशन क्या होता है, आइसोमराइजेशन क्या होता है, ये सब याद। अब देखो यहीं पे देखो, मान लो जैसे आप ले लेते हैं CH3 CH2 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 CH3, 5 का, और इसका आप कर देते हैं पायरोलिसिस। तो इसमें तुम जो सोच सकता है, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए सर, तोड़ दो, तो एक प्रोडक्ट तुम बना सकता है CH4, तो फिर अगला बन जाएगा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना होगा, मतलब वो कहीं कार्बन कहीं जनरेट नहीं होगा, कहीं लॉस नहीं होगा। देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इधर 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इधर देखो 5 कार्बन टोटल और 12 हाइड्रोजन है। तो आपको ऐसा बोलो नहीं सर ये वाला नहीं मन है, सर मन है इसको तोड़ देने का। हम यही तो बोले, इसी कारण से सब ज्यादा यूज करो। तो 2 कार्बन वाला तुम बना दिया एल्कीन और 3 कार्बन वाला एल्कीन बना दिया, 12 हो गया। सर वहां पे CH होगा, CH2 वाला उसका बगल वाला फ्रंट साइड ये सर CH होगा, ये वाला हां जी तो और डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड एल्कीन का। अब देखो इसको एल्कीन कर दिया, इसको एल्कीन कर दिया, फिर वही रहे। कोई बोले नहीं सर हमको इसको एल्कीन रखना, इसको एल्कीन करना, कर ले यार। वही हम बोल रहे हैं, मिक्सचर बन जाता है, इसलिए सब रिएक्शन का ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अगले दिन से हम लोग है ना रिएक्शंस पे कुछ काम करते हैं, क्योंकि रिएक्शन याद होना जरूरी है, और अगर पीछे वाला याद होते जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा कम से कम
जब आप अगले क्लास में आएंगे तो लगभग कितना रिएक्शन आप याद करके आएंगे? एकदम मिनिमम बोलिए, 1 2 5 जो बोला 10 10 10 बस 15। अच्छा ठीक है, देखो अगले दिन का काम एकदम सिंपल है। आप लोग भी ऑनलाइन में तैयार रहिएगा, हमको है ना कॉपी दिखा दीजिएगा वीडियो ऑन करके, ठीक है। देखिए करना क्या है, अगले दिन जब आप आएंगे तो मेरे आने के बाद आप अपनी कॉपी पे आप जो भी याद किए होंगे 15 रिएक्शन लिखो। नहीं हम बुलवाएंगे ना, हमको जिसपे शक होगा, शक के घेरे में कहीं तो किसी एक को जो लकी विनर होगा वो बोर्ड पे भी आके लिख सकता है, ठीक है, समझ गए। और उधर ऑनलाइन में भी यही काम करना है आप लोग को, है ना वीडियो ऑन करके हमको दिखाना है, ओके। चलो स्टार्ट करेंगे एल्केन से, एल्केन से स्टार्ट करेंगे। वो लोग भी सोच रहा है पहले दिन आए नहीं ना सर, ठीक है चलो ठीक है, फिर अगले दिन मिलते हैं। अगले दिन देखो अगर यहाँ तक आपका मेंटेन रहा और अच्छा आप 15 रिएक्शन लिख दें बढ़िया से, एल्केन स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है एल्केन। हाँ ज्यादा लिख पाए तो ऐसे भी, हाँ ऐसा कम लिख पाया तो जितना कम लिख पाया उतना ही गुने उतना, मतलब 12 लिखा तो 3 जो बच गया 3 गुने 3, 3 रिएक्शन को 3 बार, हाँ। और अगर मान लो 10 लिखा तो 5 रिएक्शन को 5-5 बार, हो गया, समझ गया ना कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल, ठीक। चलो ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू।